हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे पता चला कि शायरी को अभी अभी होश आया है। तो वो सबसे पहले इसी के पास पहुंचा। कैसे हो शायरी? जिंदा हूँ, वो आंखें मूंदे कर्ब से बोला। सब ठीक हो जाएगा, आलम ने कहा, और इसी पल शायरी की मोम अपने हस्बैंड के साथ कमरे में दाखिल हुई। देखो तो कौन आया है। शायरी ने आंखें खोली और दूसरे ही पल इसकी आंखों में गुस्सा उभरा। क्यों आई हैं आप यहाँ? लहजा सख्त था। आलम कहे बिना रह ना सका। शायरी, ये तुम्हारी मोम है। शायरी ने पलटकर आलम को देखा। मेरी मोम मेरे डैड के साथ ही मर गई थी आलम। शायरी बेटा, ज़ैनब के साथ मौजूद मर्द ने पहली दफ़ा लब कुशाई की तो शायरी ने नफरत से कहा, आपको किसने कहा कि हमारे बीच में बोलें? शायरी, मैं माँ हूँ तुम्हारी, ऐसे ना करो। ज़ैनब रोहानसी होकर शायरी के साथ बैठ गई तो शायरी ने तरसे हुए बच्चे की तरह इनके सीने पर सर रख दिया। माएँ ऐसी होती हैं? नहीं, माएँ ऐसी तो नहीं होती। वो बाकायदा रोने लगा। शायद फाबिया का गम था या फिर इतने अरसे बाद माँ का मिलना इसे रुला गया था। आई एम सॉरी शायरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मैं अब अपने बच्चे के पास ही रहूँगी। वो कहकर इसके साथ ही बैठ गई और फिर इसके सोने के बाद जब वो बाहर निकली तो रफ़ाकत ने पूछा, इसने ये सब क्यों किया है, कुछ पता चला? किसी लड़की का मामला है, इसकी अब शादी हो गई है तो इस वजह से। ज़ैनब बेंच पर बैठकर गोया हुई तो रफ़ाकत ने इसे तसल्ली दी। पागल है, तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान हूँ, मेरा बच्चा तन्हा रह गया है। वो बाकायदा रोने लगी तो रफ़ाकत ने इसे खुद से लगाते हुए तसल्ली दी। इसका सोचते हैं कुछ। शायरी के बाप के गुजरने के बाद ज़ैनब ने ख़ानदान के एक नेक इंसान रफ़ाकत से शादी कर ली थी जिसके 2 बच्चे थे और इसकी बीवी अरसा हुआ गुजर चुकी थी। वो शायरी को कभी अपने साथ ले जाना चाहती थी मगर इसकी दादी ने ऐसा होने ना दिया और दादी के गुजरने के बाद शायरी मुस्तकिल तौर पर हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। इसी तरह वो माँ से दूर होता चला गया मगर आज भी कहीं ना कहीं इसके दिल में ममता की लू से प्यासा दिया ज़रूर फड़फड़ाता था। ज़ैनब इसे अपने घर ले आई। वो यहाँ पहले भी आ चुका था। कभी कभार वो माँ से तकल्लुफ़ बड़ी मुलाकात कर लेता था। आज भी इसके इसरार पर वो वहाँ चला आया। इस वक्त वो इसके घर में मखसूस अपने कमरे में सोया हुआ था जो ज़ैनब ने हाथ इसके लिए तरतीब दिया था। शायरी, ये जूस पी लो। नहीं पीना मैंने, इसने लेटे लेटे इनकार कर दिया तो ज़ैनब ने बिना कुछ कहे जूस साइड पर रखा और अपने साथ आए रफ़ाकत की तरफ देखकर शायरी से कहने लगी, शायरी, मैंने और रफ़ाकत ने सोचा है कि तुम शादी कर लो। इसने कुछ और समझा हो या नहीं मगर रफ़ाकत के नाम पर वो उछल पड़ा क्योंकि दूसरे बाप किसी के बच्चों को पसंद नहीं करते। ये होते हैं कौन है ये सब सोचने वाले? मेरे शोहर हैं बेटा। ज़ैनब ने इसके चेहरे पर हाथ फेरा तो वो और ज़ोरों से चीखा, मगर मेरे बाप नहीं है ये जो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करेंगे। ज़ैनब ने एक परेशान नज़र शायरी पर डाली और गहरी सांस लेकर कहने लगी, रिदा बहुत अच्छी लड़की है, इसके साथ तुम बहुत खुश रहोगे। वाह क्या बात है, रिश्ता दिया भी तो किसका? वाह रफ़ाकत साहब वाह। अब बस अपनी भांजी को मेरे सर बांधने की कसर रह गई थी जो मेरी माँ को इसका हामी बना दिया। शायरी खड़ा होकर ताली बजाकर कहने लगा तो ज़ैनब गुस्से से चीखी, शायरी बस मोम बस, मुझे फाबिया से मोहब्बत है और इसके सिवा किसी कोई नहीं, कतन नहीं। सुना आपने? शायरी ने माँ को कुछ भी बोलने से रोक दिया तो वो बोली, तुम्हें याद नहीं इसकी शादी हो चुकी है, इसकी नाकाम शादी हो चुकी है जो कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएगी, फिर वो ज़रूर मेरे पास लौटेगी। शायरी कहकर आगे रवाना हो गया। इनकी अगली बात से बिना इनकी अगली बात सुने वो बेड पर धंस ही गई। या अल्लाह, क्या करूँ मैं इसका? बच्चा है जल्द संभल जाएगा। रफ़ाकत ने इन्हें तसल्ली दी। रिदा इनकी बेवा बहन की बेटी थी जो कि इनके घर में रहती थी और ज़ैनब चाहती थी कि वो शायरी के लिए इसे मांग ले क्योंकि ज़ैनब को इसका सुलझाव और काम कोई बहुत पसंद थी और रिश्ते की बात भी ज़ैनब ने ही की थी रफ़ाकत से और उन्होंने अपनी यतीम भांजी के लिए हाँ भी कर दी थी। शायरी बाहर निकला तो सामने से रिदा सर पर दुपट्टा ओढ़े हाथ में खाने की ट्रे पकड़े आ रही थी। वो जो दूसरी तरफ को जा रहा था मुड़कर रिदा की तरफ चलने लगा और इसके पास से गुजरते ही इसके हाथ में पकड़ी ट्रे को एक ज़ोरदार झटके से हाथ मारा और ट्रे रिदा के हाथ से छूटकर दूर फर्श पर जा गिरी और शायरी बिना कुछ कहे गुस्से में बाहर निकल गया और वो हैरान सी इसे पीछे से देखती रही। अगर मैं माजी के झंझट से निकलकर हाल में कदम रखूं तो फाबिया, ज़यान, नवाल और दादी के साथ बैठी बातों में मगन थी। तभी इसने रुकैया को किचन में जाते देखा और इनसे माजरत करके उठकर किचन की तरफ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुकैया ने रूखा सा जवाब दिया तो फाबिया ने पूछा, आंटी मैं आपकी कुछ मदद करूं? नहीं, मैं कर लूँगी। वही रूखा अंदाज मगर इस बार फाबिया ने चम्मच उठाकर सालन में घुमाना शुरू कर दिया तो रुकैया सख्ती से कहा, मैंने कहा ना मैं कर लूँगी।
अच्छी बेटियां माओं को अकेले काम नहीं करने देती। फाबिया ने मुस्कुराकर कहा और रुकैया पल भर को इसे देख कर रह गई। और फिर फाबिया ने नमक उठाकर सालन में डालना चाहा तो उन्होंने इसे झट से रोक दिया। नमक ज़्यादा हो जाएगा और मत डालना। हमारे एरिया में एक लड़की की शादी हुई थी और इसकी सास ने इसे गुलाब जामुन लाने को कहा। जानती है इसने क्या किया? फाबिया रुकैया की तरफ मुतवज्जा होकर बोली तो रुकैया ने तजस्सुस से पूछा, क्या? इसने जामुन लिया और इस पर फूल रखकर मेहमानों को पेश कर दिए। फाबिया हंस पड़ी मगर रुकैया नहीं हंसी थी। फाबिया हनीफ सी होकर दूसरी तरफ देखने लगी और इसी पल रुकैया की आवाज़ आई, ये मजाक था क्या? मेरे ख्याल में हाँ। फाबिया ने सर खुजाया और इसी पल किचन में दोनों खवातीन के कहके गूंज उठे और रुकैया ने आगे बढ़कर फाबिया को गले लगा लिया। जीती रहो सदा सुहागन रहो। रुकैया ने इसका माथा चूमा जो वो शर्म से लाल हो गई। इसी पल दादी अंदर आई और हैरत से बोली, ये मौजज़ा कैसे हो गया? तो रुकैया ने हंस कर कहा, बस होना था हो गया। भैया को बताता हूँ भाभी और अम्मी गले लगी हैं, वो तो बेहोश ही हो जाएंगे। ज़यान मोबाइल की तरफ भागा। वो घर आया तो फाबिया इसी की मुंतज़िर थी। सुबह की हल्की सी तल्ख़ कलामी और वायलन के अफसोस का चेहरे पर शोएबा तक न था। इसे देखते ही बोली, आ गए आप? सुना है अम्मी से आपकी सुलह हो गई है? इसने मुस्कुराकर पूछा। वो तो होनी ही थी, आखिर फाबिया बहराम अली कोई आम शाय थोड़ी है। अच्छा मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, अम्मी से कह दो मेरे लिए खाना ले आएँ। वो आगे बढ़ने लगा तो फाबिया ने कहा, अम्मी क्यों, मैं लेकर आती हूँ ना। वो खाना लेकर आई तो खाना खाने के बाद बहराम ने इससे कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो थोड़ा संजीदा लगता था। फाबिया भी अलर्ट होकर बैठ गई। मैं सुन रही हूँ। हमारी शादी हो गई है मगर फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसने एक नज़र फाबिया पर डाली। मुझे इस रिश्ते के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, मतलब मैं समझना चाहता हूँ इस रिश्ते की नोयत को। मैं समझी नहीं। फाबिया ने इसे अचंभे से देखा। मेरे ख्याल में खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी एक चैलेंज की तरह होती है जिसमें अपने हम सफ़र की हर अच्छाई के साथ बुराई को भी कबूल करना पड़ता है और बुराई के असर को फ़कत बर्दाश्त ही ख़त्म कर सकती है। सो मैं फ़िलहाल आपको और आपके रवैयों को समझना चाहता हूँ। आप भी मेरे ख्याल में यही चाहेंगी। सो हम दोनों को इस रिश्ते को वक्त देना चाहिए, मगर इस वक्त में हम एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते हैं। बहराम कहकर चुप हुआ तो फाबिया आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, मेरी ज़िंदगी अब आपके फ़ैसलों पर मुनहसर है। सो जैसा आप चाहें। इसने फाबिया की तरफ शुक्राना मुस्कुराहट उछाली, इसलिए कि वो इसकी परेशानी को समझ गई थी और वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं ज़रा ज़यान और नवाल से मिलकर आता हूँ। अगले दिन जब बहराम ऑफिस से लौटा तो वो ज़यान और नवाल के साथ गप्पे हाँकने में मसरूफ़ थी। इसे देखते ही फ़ौरन उठ खड़ी हुई। सलाम दुआ के बाद बहराम ने पूछा, अम्मी और दादी कहाँ हैं? इसके सवाल का नवाल ने जवाब दिया, पड़ोस में गई हैं। अच्छा ठीक है। वो कहकर ऊपर अपने कमरे में आ गया तो फाबिया भी इसके पीछे पीछे आई। तो इसने फाबिया को ब्रीफ केस थमाते टाई ढीली की और कहा, मेरे लिए एक कप काफ़ी बना दें, मुझे शदीद तलब हो रही है। फाबिया ने इसे घूर कर देखा और कड़वी काफ़ी के जायके का एहसास इसका गला तक कड़वा कर गया था। उफ़, आज ये फिर काफ़ी पिएंगे क्या? फाबिया ने सोचा और जल्दी से कहने लगी, आपको पता है काफ़ी सेहत के लिए बहुत बुरी होती है, इसलिए चाय पिएंगे आज से आप। वो मुड़कर अलमारी की तरफ गई और इसका ब्रीफ केस रखने और पीछे से बहराम ने हफ्की से इसे देखकर कहा, आपको किसने मेरा केयर टेकर हायर किया है? मेरे निकाहनामे ने। बीवी केयर टेकर से भी अच्छी होती है। वो मुड़ी और इतने मज़े से बोली कि बहराम इसका मुँह देखता रह गया। काफ़ी लेकर आए वरना मैं खुद लेने चला जाऊंगा। वो जाने लगा तो फाबिया ने इसे रोक दिया। बैठे आप, मैं बना लाती हूँ। मुंह बनाती चली गई। अब फाबिया के होते हुए बहराम का काम करे तो इसके यहाँ होने का फ़ायदा क्या भला। चंद मिनटों बाद फाबिया ने भाप उड़ाता मग बहराम के आगे रखा और मग देखते ही बहराम ने लब बीज कर कहा, यह कॉफ़ी नहीं चाय है। वो कॉफ़ी का सामान ख़त्म हो गया है इसलिए चाय बना दी है। फाबिया ने बर वक्त बहाना गढ़ा। ये तो तय था कि वो आज बहराम को कॉफ़ी नहीं पीने देगी। कल ही तो लेके आया था ज़यान, वो कल गिर गई थी मुझसे सारी। इसने सारी पर जोर देकर एक और झूठ बोला तो बहराम ने आंखें सुकेड़ कर इसे देखा जैसे कह रहा हो, क्या वाकई? और फाबिया इसके इस तरह देखने पर गड़बड़ा कर बोली, इतने सवाल ना पूछे, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? बात सुनकर बहराम ने गहरी सांस ली और चाय के मग पर एक नापसंदीदा नज़र डाली और फाइल निकालकर बैठ गया। फाबिया इससे थोड़ी सी दूर बैठकर रिसाला पढ़ने लगी। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि बहराम की आवाज़ आई, फाबिया बिज़ी हैं क्या आप? इसे शायद काफ़ी की शदीद तलब हो रही थी मगर फाबिया अपने अज़ली अंदाज में बोली, हाँ बहुत बिज़ी हूँ। इसका कहना था कि बहराम मग लेकर बाहर की जानिब रवाना हो गया और देखते ही इसके पीछे भागी। कहाँ जा रहे हैं आप? काफ़ी बनाने जा रहा हूँ, इसने बिना रुके कहा और फाबिया ने भी फ़ौरन ज़बान खोली। काफ़ी ख़त्म हो गई है ना? फाबिया कहते ही किचन में घुसी तो बहराम ने भी यकीनी से अब्रू चुकाए, सच में? और बात करते वक्त फाबिया की नज़र सामने काउंटर पर रखे काफ़ी के डब्बे पर पड़ी और वो पलक झपकते डब्बे की ओर
बहराम के दरमियान हाइल हो गई। आप चाय पी लें, ये कॉफ़ी से ज़्यादा अच्छी होती है। इसने दांत में कोसे और साथ ही डब्बा हाथ में लेकर हाथ पुश्त पर बांध लिए। बहराम ने चंद पल इसे गौर से देखा और तहनबाती अंदाज में गोया हुआ, हटें यहाँ से। वो झट से पीछे हटी, ऐसे कि चेहरा बहराम की ही तरफ रहा और बहराम आगे बढ़ा और इसके मुकाबिल जाकर फिर से कहा, पीछे मुड़े। फाबिया ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाना शुरू कर दिया, मगर बहराम ने इसको बाजू से पकड़कर इसके हाथ में मौजूद कॉफ़ी को आगे किया। इसे कॉफ़ी कहते हैं। वो जो इसके हाथ से काफ़ी लेने ही लगा था, इसी पर फाबिया ने काफ़ी पर अपनी गिरफ्त तंग की और सख्ती से इसे वापस खींचा। इसे मुझे दें, मैं बनाऊंगी। आप सिर्फ चाय ही बना सकती हैं मोहतरमा, बहराम ने तंज से कहा और कॉफ़ी को एक झटके से लेना चाहा। इसके झटके का नतीजा ये निकला कि डब्बा बहराम के हाथ में रह गया और ढक्कन फाबिया के हाथ में, और इसमें मौजूद कॉफ़ी मार्बल के फर्श और काउंटर पर फैल गई। और इसे देखकर बहराम ने परेशानी से कहा, यह क्या किया आपने? मैंने किया या आपने? फाबिया ने बाकायदा पहलू पर हाथ रख लिया और बहराम ने मुंह बनाकर हाथ में पकड़ा डब्बा काउंटर पर दे मारा, और नतीजा ये निकला कि डब्बा लगने की वजह से चाय का मग लड़खड़ाता हुआ फर्श पर आ गिरा और इसमें मौजूद माया कॉफ़ी पाउडर के साथ मिक्स हो गया। और ये देखते ही बहराम साथ पकड़ कर बैठ गया। चलो, ये भी होना था, अब क्या करें? फाबिया परेशान हो गई तो बहराम ने कहा, सफाई और क्या। वो शरारती बच्चा जो कासिम अली की मौत पर कहीं खोसा गया था, आहिस्ता आहिस्ता इसकी शरारतें फाबिया की वजह से लौट रही थी। वो अब मुस्कुराने पर इत्तफा नहीं करता था, कभी कभार दिल खोल कर हंस भी लेता था और किसी न किसी बल्कि खास तौर पर फाबिया को तंग भी कर लेता था। वो दोनों सफाई कर रहे थे, तभी बहराम ने फाबिया से कहा, और चढ़ाएं इश्क सर पर, कम से कम इस तरह फर्श तो साफ ना कर रही होती आज। ये भी मैं कर लूँगी, हट जाएं आप यहाँ से। फाबिया ने हफ्की में इसके हाथ से सफाई सामान लेना चाहा तो इसने बर वक्त पीछे कर लिया। रहने दे, आप फिर कहेंगी शोहर हाथ ही नहीं बटाता। नहीं कहूँगी, इसने मुंह बनाया और इसी वक्त रकैया और दादी किचन में दाखिल हो गई। ये क्या किया तुम लोगों ने? दोनों खड़े हो गए तो बहराम ने कहा, वो अम्मी काफ़ी गिर गई थी। किससे गिरी? रकैया ने सख्ती से पूछा और दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते यकजुबान होकर कहा, इनसे। दादी की हंसी निकल गई और पीछे मौजूद ज़यान का कहका, जबकि वो दोनों हफ्त के मारे चुप ही रहे। तो रुकैया ने कहा, हालत देखो दोनों अपनी, चलो कमरे में जाओ। गलती आपकी थी या मेरी? फाबिया ने जाते हुए नाराज़गी से कहा, आपकी। बहराम ने फ़ौरन इस पर उज़र डाल दिया तो फाबिया पहलू पर हाथ रखकर इसकी तरफ मुड़ी। कॉफ़ी का डब्बा किसने खींचा? आपने। चाय किसने गिराई? आपने। बल्कि आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने आपकी सफाई में मदद की। अगर आप काफ़ी बनाकर लाती तो ये सब होता ही ना। वो भी इसके सामने डट गया तो वो भी हट धर्म बन गई। आप चाय पी लेते तो ये सब ना होता। इससे पहले कि बहराम कुछ कहता, इसकी नज़र ज़यान पर पड़ी जो दांत निकालते इन्हें लड़ते हुए देख रहा था। तुम्हें क्या हुआ है? भैया मेरी भी शादी करवा दें, कोई तो हो जो मुझसे ऐसा लड़े भी और मेरा ख्याल भी रखे। मैट्रिक में फेल ना होना, फिर शादी करवा दूंगा तुम्हारी, बहराम ने कहा और ज़यान हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया और वो दोनों अपने कमरे में आ गए। बहराम ने कहा, आप सो जाएं, मुझे काम करना है अभी। मगर फाबिया ने इसकी बात नहीं सुनी और बाहर निकल गई। और जब वो थोड़ी देर बाद लौटी तो इसके हाथ में काफ़ी से भरा हुआ एक मग था। अब कहाँ से आई ये काफ़ी? बस आ गई, आप पिए इसे। शुक्रिया। बहराम ने खुशदिली से कप उठा लिया तो फाबिया तड़क कर बोली, आखिरी दफ़ा पी रहे हैं, याद रखिएगा। आखिरी दफ़ा क्यों? इसने अचंभे से इसे देखा। क्योंकि मुझे काफ़ी नहीं पसंद। फाबिया ने मुंह बनाया और बहराम ने इसी के अंदाज में कहा, और मुझे आप नहीं पसंद? हाँ, मगर आपको ताउम्र अब मेरे साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। फाबिया कहका लगाती बिस्तर में घुस गई और बहराम फाइल्स की तरफ मुतवज्जा हो गया। मगर वो ये महसूस कर सकता था कि इस बालश्त भर की लड़की ने इसे कितना तब्दील कर दिया था और वो आहिस्ता आहिस्ता इसका आदी होता जा रहा था। शहरी अपनी माँ के पास मौजूद था और इनके रिदा के साथ शादी वाले नुक्ते को मुसलसल रद्द करने की कोशिश कर रहा था। अब तब मुझे छोड़कर चली गई थी जब मुझे आपकी अशा ज़रूरी थी, और अब आप कह रही हैं कि मैं बेटे का फ़र्ज़ निभाऊं। शायरी, तब तुम्हारी दादी ने मुझे मजबूर कर दिया था, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी, उन्होंने तंग आकर कहा। तो शायरी ने उल्टा इन पर सवाल कर डाला, आप मेरे साथ भी तो रह सकती थी ना बेटा, हमारा माशरा अकेली औरत को कबूल नहीं करता, वरना मैं तमाम उम्र तुम्हारे नाम कर देती। अब वो रूहानी हो गई तो शायरी ने कहा, तो अब मैं आपके लिए क्या करूं? इस मौलवियानी से शादी? नेवर। पहले मैं बेवा थी, मगर अब तुमने इनकार किया तो तलाक याफ्ता कहलाऊंगी। मर्द जैसा भी हो वो अपनी दूसरी बीवी की पहली औलाद से होने वाली बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। तो तुम तो फिर इनकी सगी भांजी को धुतकार रहे हो। शायरी में मैं एक दफ़ा टूट चुकी हूँ, अब दोबारा मेरा घर बर्बाद हुआ तो रेज़ा रेज़ा हो जाऊँगी। ज़ैनब हाथ में मुँह दिए रोने लगी तो इन्हें चंद लम्हे
लब भीज कर देखता रह गया और फिर गहरी सांस खारिज करके इनके करीब आ बैठा। ठीक है, मैं राज़ी हूँ शादी करने के लिए। ज़ैनब ने बेख्तियार इसका सर चूमा। तो क्या फ़ाबिया से मोहब्बत इतनी कच्ची थी कि इसकी माँ की मोहब्बत के तरसे हुए बच्चे ने अपनी माँ के आगे घुटने टेक दिए थे? नहीं, कतई नहीं। इस रिश्ते की रजामंदी की वजह इसकी सोच थी, जो अब किसी और नहज पर बसेरा किए इसे अपनी गिरफ्त में ले रही थी, और इसी सोच पर बनने वाला प्लान ज़रूर इसके बचपन के सारे हिसाब चुकता कर देगा। शायद वो सुबह उठी तो बहराम अभी तक सो रहा था। इतवार का दिन था तो इसने देर से ही उठना था। इसने अलमारी से चादर ली और बहराम पर ओढ़ दी और बहराम के चेहरे को मोहब्बत से तकते हुए हल्के से बुड़बुड़ाई। मुझे पता था कि आपसे ज़्यादा इज़्ज़त मुझे कोई नहीं देख सकता। वो उठी और वाशरूम की तरफ रवाना हो गई। वहाँ बहराम के इस्त्रीशुदा कपड़े रखे और इसकी ज़रूरत की चीज़ें देखी कि मौजूद हैं कि नहीं, और फिर बाहर आकर इसके जूते साफ़ करने बैठ गई। तभी पीछे से आवाज़ आई। मुझे नहीं पता था कि इतनी बोल्ड लड़कियाँ इतनी अच्छी मशरकी बीवियाँ भी साबित हो सकती हैं। वाबिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चादर गोद में रखे सोफे पर सीधा बैठा था। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, मुझे मशरिक़ की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो ये कि यहाँ की बीवियाँ अपने शोहरों से बहुत मोहब्बत करती हैं, और जिनसे मोहब्बत की जाए इनके काम करने में जो खुशी महसूस होती है वो मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे खुशी है कि तुम वैसी नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। बहराम ने मुस्कुराकर इसे सराहा तो वो भी दिलनशीन मुस्कुराहट के साथ गोया हुई। और मुझे खुशी है कि आप बिल्कुल वैसे हैं जैसा मैंने आपको चाहा था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो उठा तो फ़ाबिया भी इसके साथ ही उठ गई। मैं भी बस आपके फ्रेश होने तक खाना लेके आती हूँ। बहराम बाहर बैठा दादी रुकैया के साथ, और सहन के दूसरे कोने में फ़ाबिया, नवाल और ज़यान लूडो खेलने में मसरूफ़ थे। और फ़ाबिया एकतरफ़ा होने की वजह से 2 गेम्स हार चुकी थी और तीसरी हारने के करीब थी। तभी रुकैया ने बहराम को कहा, तुम्हारा फिर शुमाली इलाके में चक्कर लग रहा है क्या? हाँ, बस थोड़ा काम था इधर, तो इसलिए जाना पड़ेगा। इसने सर उठाकर कहा तो रुकैया बोल पड़ी, फ़ाबिया को लेते जाना। वो वहाँ जाकर क्या करेगी? यहीं ठीक है। इसने इनकार कर दिया तो रुकैया कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, बहराम तुम्हारी बीवी बार बार हार रही है, जाओ इसकी मदद करो। मैं कैसे मदद करूं, मुझे तो खेलना ही नहीं आता। वो एकदम माँ के सामने सटपटा गया तो रुकैया ने कहा, फाबिया को भी ज़यान ने ही सिखाया है, इसलिए वो बार बार हार रही है। तुम भी सीख जाओगे, तुम भी जाओ सीख जाओगे। मैं काम कर रहा हूँ। इसने बहाना घड़ा और लैपटॉप उठा लिया, मगर रुकैया ने इसकी एक न चलने दी। चलो उठो, मैं कह रही हूँ ना। वो न चाह कर उठा और फ़ाबिया के साथ जा बैठा, और बचपन में लूडो खेलता रहा था, इसलिए इसे जीतने का अच्छा खासा तजर्बा था। वो इसकी मौजूदगी में फ़ाबिया पहली गेम जीत ही गई थी, और अब फ़ाबिया ज़यान से गेम जीतने की सूरत में ट्रीट मांग रही थी, और बहराम मुस्कुराकर इसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। तभी दूर बैठी दादी ने रुकैया से कहा, बहू, तुमने बहराम को ऐसे हंसते हुए कब देखा था? मेरे बेटे का वक्त है जो मेरे बेटे का वक्त है जो इसे फ़ाबिया जैसी बीवी मिली। वो मुस्कुराई तो दादी बोली, अल्लाह दोनों को हमेशा खुश रखे, आमीन। रुकैया ने सदके दिल से कहा। वो चारों घर से बाहर आइसक्रीम खाने निकले थे। ज़यान और नवाल पीछे रह गए थे और वो दोनों आगे चलते जा रहे थे। तभी बहराम ने कहा, आपने अपने डैड को कॉल की, या फिर इनके पास जाना हो तो बता दें। डैड बिजनेस टूर पर गए हैं, कॉल कर ली थी मैंने, फ़ाबिया ने जवाब दिया। तो बहराम ने पीछे मुड़कर देखा, अच्छा, ये ज़यान और नवाल कहाँ रह गए? पीछे हैं, आ जाएंगे, फ़ाबिया ने कहा, और चंद लम्हे यूं ही खामोशी की नज़र हो गए। वो दोनों फुटपाथ पर चल रहे थे कि जब भी कोई मर्द साथ से गुजरने लगता तो वो फ़ाबिया के सामने आकर इसे ढांप लेता, और इस मर्द के गुजरते ही फिर से वो दोनों बातें करते चलने लगते। फ़ाबिया महसूस कर सकती थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए पॉसेसिव होता जा रहा था, और यही बात इसे निहाल करने को काफ़ी थी। अभी वो चल ही रहे थे कि फ़ाबिया ने बहराम से पूछा, एक बात बताएं, मैंने सुना है कि हर इंसान को कभी ना कभी मोहब्बत ज़रूर होती है, आपको कभी हुई है क्या? फ़िलहाल तो नहीं हुई, मगर अगर हो गई तो कर लूँगा, इसने कंधे उचका कर कहा। तो फ़ाबिया ने हैरत से पूछा, किससे कर लेंगे? जिससे हो गई मोहब्बत इसी से कर लूँगा। मतलब मुझसे, है ना? इसने गर्दन को झटका देकर मगरूर अंदाज में कहा, मैंने ये तो नहीं कहा, और वैसे भी बीवी से किस कम वक्त को मोहब्बत होती है। बहराम ने आइसक्रीम की बाइट लेते हुए इसे चिढ़ाया, मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करेंगे मेरे होते हुए? इसने मुंह के साथ आंखें भी फाड़ी और इसे देखते हुए बहराम ने मज़े से कहा, हाँ क्यों? इसने पहलू पर हाथ रख लिया और आवाज़ में घबराहट धर आई, क्योंकि गर्लफ्रेंड और बीवी दोनों ज़िंदगी में हों तो ज़िंदगी का हुस्न दुबाला हो जाता है। बहराम ने बाकायदा फ़िज़ा में हाथ लहराकर इस मज़े को महसूस किया। खबरदार ऐसा सोचा तो आपकी गर्लफ्रेंड भी मैं हूँ और बीवी भी।
वो रूहानसी होकर इसे घूरने लगी। बहराम ने मुस्कुरा कर कहा, आप तो सीरियस ही हो गई फाबिया, तो क्या नहीं होना चाहिए? इसने मुंह बनाया और बहराम कुछ कहने ही लगा था कि पीछे से जायान की आवाज़ आई, भैया भाभी रुकें तो हमें भी साथ लेते जाएं। वो रुक गए तो बहराम ने झुककर हल्की सी सरगोशी की, मजाक कर रहा था, दिल पर मत लेना। और वो बस हूँ करके आगे बढ़ गई। इसके निकाह को 15 दिन हो चुके थे और ये दिन भी इसने पिछले कई दिनों की तरह बहराम के घर के सामने ठहर कर पापिया की एक झलक देखने की ख्वाहिश में गुजार दिए, मगर वो नाकाम ही रहा। अब वो घर लौटा तो इसका सबसे पहला सामना रिदा से हुआ, जो इसके कमरे से निकल रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, मेरे कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, मुझे मुमानी ने भेजा था। रिदा आराम से बोली तो वो चीख कर रह गया, मोम का बस चले तो तुम्हें मुस्तकिल मेरे सर पर टांग दें। वो आपके कपड़े रखने थे, सो इसलिए गई थी अंदर। इसने इसी अंदाज में कहा तो शायरी ने इसे हाथ से इशारा किया, चलो रख लिए, अब दफ़ा हो जाए यहाँ से। वो कमरे में आया और सिगरेट सुलगाकर इसके कश लेने लगा। इसे रिदा की मनकस समझ नहीं आती थी। इसे लग रहा था कि जैसे इस लड़की की सारी हिस्से मर चुकी हों। वो इसे दुत्कारता तब भी वो नॉर्मल रहती, और जब वो इसे डराने और धमकाने की कोशिश करता या फिर मज़ीद सख्ती से पेश आता तब भी इसका रवैया नॉर्मल रहता। वो इसकी बातों का असर नहीं लेती थी, इससे डरती नहीं थी। क्यों नहीं डरती थी? यही बात इसे उलझाई जा रही थी। वो रिदा के ज़रिए अपनी महरूमियों का बदला रफ़ाकत से लेना चाहता था, और वो जायदाद जो इसके बाप के मरने के बाद इसकी माँ को मिली थी वो भी रफ़ाकत से छीनना चाहता था, क्योंकि इसके ख्याल में रफ़ाकत इसे इतने आराम से इसकी दौलत ना देते, सो वो इसके लिए रिदा को इस्तेमाल कर सकता था। रिदा वापस मुड़ने लगी तो ज़ैनब ने कहा, वो शायरी से खाने का पूछा है, और इसलिए वो शायरी के कमरे की तरफ दोबारा बढ़ने लगी। अभी वो दरवाज़ा खोलने ही लगी थी कि इसके कान में आवाज़ पड़ी, भाभी तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या तुम्हें मेरे जज्बे मेरी आंखों से नज़र ना आते थे? जो तुमने मुझे छोड़ दिया, मैंने हर काम में तुम्हारा साथ दिया, मगर तुमने क्या किया? किसी और का हाथ पकड़ कर चली गई। नहीं भाभी नहीं, मैं तुम्हें किसी और के साथ कैसे देख सकता हूँ? तुम्हें लौट कर आना होगा, तुम्हें मेरी तरफ लौट कर आना ही होगा। इसके लिए मुझे जान देनी ही पड़े या फिर किसी की जान लेनी पड़े। वो फाबिया की तस्वीर से बातें कर रहा था। रिदा जैसे आई थी वैसे ही पलट गई, बगैर किसी चीज़ का तासुर लिए। शायद वो बेहिस थी, शायद इसके हालात ने इसे ऐसा बना दिया था। बहराम रात को आया तो कमरे में अफरा तफरी मची हुई थी, और फाबिया अलमारी में सर दिए ठहरी। इसने खैरत से पूछा, ये क्या कर रही हैं आप? मैं कमरे की सेटिंग तब्दील कर रही हूँ, कमरे में रखी हर चीज़ की जगह बदल रही हूँ। फाबिया ने बिना मुड़े कहा तो बहराम ने टाई ढीली करते हुए ख़त्मी लहजा अपनाया, मुझे इसी सेटिंग की आदत है, इसलिए इसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत? मैं तो बदलूँगी। इसने बाकी चीज़ें भी बाहर निकाल दी तो वो मिन्नत भरे लहजे में बोला, फाबिया प्लीज़, मेरी चीज़ों की तरतीब में गड़बड़ हो जाएगी। अब आपकी चीज़ों की तरतीब मुझे याद रहेगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो शौक मुस्कुराहट के साथ बोली तो बहराम कहने लगा, मगर मगर कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि टाइप इन से लेकर स्विक्स तक तलाश करते वक्त आप मुझसे पूछें कि फाबी मेरी फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही, कहाँ रखी है, आके ढूंढ दो। फाबिया इसके सामने आकर एक अदास सी बोली तो इसने मुंह बनाकर कहा, वेरी फ़नी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। क्यों, आपको बीवी से सामान मांगते हुए शर्म आती है क्या? वो इसके सामने आ गई। मुझे क्यों शर्म आएगी? बस मैं अपने काम खुद करने का आदी हूँ, आप अपने काम मुझसे करवाने के आदी हो जाएं। वो कहकर अलमारी में रखा शो पीस उठा लाई, कांच का मर्तबान जिस पर रंगीले सोने के ज़र्रात नफासत से जुड़े हुए थे, इसके अंदर सुनहरी आबशां तैर रही थी। बहराम को ये मर्तबान इतना पसंद था कि इसने इसे हिफाजत से अपने पास अलमारी में रख लिया था, बजाय इसे फ़रोख्त करने के। ध्यान से, ये बहुत कीमती है। ये इसने मर्तबान की तरफ इशारा किया, मुझे पता है ये बहुत कीमती है। फाबिया ने मुंह बनाकर कहा, जैसे ही कह रही हो कि अब सब आपको पता तो हो नहीं सकता, मगर इसे वाकई इसकी कीमत मालूम न थी। वो जो मुड़ने लगी थी, इसके मुड़ते ही माया से भरा मर्तबान ज़मीन पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया, और अफशां फैल गई। सोने के ज़रे खूबसूरत बहते पानी तैरने लगे। फाबिया की सांस एक पल को थम गई। ये क्या कर दिया था इसने? ओह! बहराम के मुंह से दुख के मारे आवाज़ ही ना निकल रही थी। इसने झुककर मर्तबान के टुकड़े उठाकर तरतीब से रखने शुरू कर दिए। ये चीज़ें इसके बच्चों की तरह थी, और वो इनको खराश भी नहीं आती थी। वो तड़प उठा, और इनको खराश भी नहीं आती तो वो तड़प उठा।
आई एम सॉरी बहराम, फाबिया रोहान से हुई। क्या आपकी सॉरी से ये ठीक हो जाएगा? आप जानती भी हैं इस पर कितनी मेहनत लगी है, कितने दिन सर्व हुए हैं, और आपने क्या क्या किया? पल भर में मेरी सारी मेहनत खाक कर दी। वो बार बार टूटे टुकड़ों को उठाता और फिर वापस रख देता। बेबसी की इंतहा थी और दूसरी तरफ फाबिया की आंखें नम होंगी। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर। वो फिर से माफ़ी मांगने लगी तो बहराम ने इसे बुरी तरह झड़क दिया। स्टॉप दिस नॉनसेंस, जाएं यहाँ से, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। वो तो बाहर नहीं गई थी, अलबत्ता बहराम चला गया और वो परेशान से सोफे पर ढह गई। ये इसने क्या कर दिया? ये इससे क्या हो गया? पल भर की बेवकूफ़ी ने बहराम का कितना नुकसान कर दिया, और वो वहीं बैठे बैठे इसने तय कर लिया था कि आज के बाद कोई बेवकूफ़ी नहीं, कोई मजाक नहीं, अब ज़िंदगी सीरियस होकर गुजारनी है। बहराम फाबिया से बात किए बिना ही सो गया था, पर वो नहीं सो सकी। गले में बार बार आंसू उमड़ रहे थे और रह रहकर खुद पर गुस्सा आता रहा। वो चाहती थी कि बहराम से माफ़ी मांगे, मगर इसे देखते ही लफ्ज़ अटक गए, जुमले भूल की, हत्ता कि इसे ये तक याद रहा कि वो बहराम से माफ़ी मांगने आई है। याद रहा तो सिर्फ इतना कि बहराम इससे नाराज़ है, और यही एहसास रूह निकालने को काफ़ी था। बहराम सो चुका तो तकरीबन रात गए कमरे में पैदा होती। कटपट की आवाज़ से इसने बेचैन होकर सर उठाया। समझ नहीं आ रही थी कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। वो बेड से परेशान अंदाज में उठकर वायनाती की तरफ आया। वहाँ फाबिया पुश्त किए बैठी किसी काम में मगन थी। बहराम ने हैरान होकर पूछा, क्या कर रही हैं आप? वो एकदम चौंक कर पलटी। हाथ में मौजूद जुड़े हुए कांच के टुकड़े नीचे गिरकर दोबारा टूट गए और वो इसके अचानक आने पर डर गई थी, मगर फिर नज़रें झुकाकर दोबारा गम से कांच जोड़ने लगी। बहराम आगे बढ़ा और उसके मुकाबले जा खड़ा हुआ और वो मर्तबान के टूटे कांच को आपस में जोड़ने की कोशिश करती रही। बहराम ने इसे देखा और इसके बराबर ही बैठ गया। ये क्या कर रही हैं आप? आपका शोपीस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वो सर झुकाए बोली तो बहराम ने इसके हाथों से कांच ले लिया। ये अब नहीं बन सकता। आई एम सॉरी। वो मुंह पर हाथ रखे रो दी। इसके रोने पर बहराम यकदम आगे बढ़ा। फाबिया रो नहीं प्लीज़। इसकी आवाज़ में झलकती परेशानी साफ जाहिर करती थी कि इसे फाबिया की फिक्र है। कैसे ना रो, इतना कुछ सुना दिया मुझे, क्या इंसान से गलती नहीं हो सकती? वो नम सांस लेते बहती आंखों के साथ बमुश्किल बोली तो बहराम गहरा सांस लेकर रह गया। हाँ, हो सकती है। आपसे नहीं होती क्या? वो ज़ुकाम ज़दा सांस अंदर खींचकर फिर से पूछने लगी तो बहराम ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, होती है। मुस्कुराने की वजह इसकी लाल होती नाक थी, जो रोने के सबब इस कदर लाल हो गई थी कि अगर फाबिया की नाराज़गी का ख्याल ना होता तो वो इसकी नाक छेड़कर कहता, लाल लाल रंग कहाँ से लगा कर आई हो? फिर मुझे क्यों डांटा? आपको पता है मुझे कितना दुख हुआ? वो फिर से रोने लगी तो बहराम ने आगे बढ़कर मुस्कुराकर इसे टिश्यू थमाया, नाक साफ करने। आप मेरी बात को सीरियस नहीं लेते। वो फिर से रोने को आ गई। बहराम फाबी की बात को सीरियस नहीं लेगा तो फिर किसकी बात को लेगा? इसने पहली दफ़ा इसे फाबी कहा और फाबिया इस बात पर जैसे पल भर को साकित रह गई और वो सामने बैठा मुस्कुराता रहा। आप बहुत बुरे हैं, दुनिया के सबसे बुरे शोहर। वो उठकर जाने लगी तो बहराम की पुरशोक निगाह और मुस्कुराहट के सामने ज़ेर होकर अपनी नाराज़गी नहीं बोलना चाहती थी। मुझे तुम्हारी हालत पर एक शेर याद आ रहा है, कहो तो सुना दूं क्या? मुझे नहीं सुनना। इसने मुंह फैलाकर फेर लिया। सुनो तो, ना हंसी ना आए तो पैसे वापस। तेरे इश्क ने कर दिया है मुझको इस कदर निकम्मा के आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। वो इसकी सुर्ख नाक से बहते पानी जैसे जिसे वो टिश्यू से बार बार साफ कर रही थी इसकी वजह से कह रहा था, और अगले 2 सेकंड में फाबिया ने कुशन उठाकर इसे दे मारा और बहराम चिल्ला उठा, आउच, ना करो यार, लगता है। मुझे तो जैसे पता ही नहीं था। वो मुंह बनाकर दीवार पर देखने लगी तो दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इनके रिश्ते में सुधार आ रहा था। शायद बहराम इसे समझने लगा था, इसलिए वो इसे इतने बेतकल्लुफ़ अंदाज में पुकारने की जिसारत कर रहा था। बहराम इसके करीब ही बैठ गया। कहीं चलोगी? कहाँ? इसने पूछा। पहाड़ों पर। कब वो पुरजोश हुई तो वो वहाँ से उठकर खड़ा हुआ और हल्के से हंसा, जैसे मुकाबले को चिढ़ा रहा हो। कभी भी नहीं। अभी तो आप कह रहे थे, फाबिया ने हैरत से पूछा। मैं क्या कह रहा था? वो उसे तंग कर रहा था और फाबिया इसकी बात समझकर दूसरी तरफ देखने लगी। चलें जाएं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अच्छा, बात ना करो, उठो तो सही। बहराम ने इसका हाथ पकड़ा, इसे उठाया और कमरे से बाहर ले जाने लगा। कहाँ जा रहे हैं हम? तुमने खाना नहीं खाया ना? इसने पूछा। फाबिया की आंखें नम हो गई। बस इसे इतनी सी परवाह करने पर वो सर झुकाए ही बोली, मुझे भूख नहीं थी तब। चलो फिर एक साथ खाते हैं। मतलब इसने भी खाना नहीं खाया था। वो दोनों एक साथ किचन में आए और इनके लिए खाना रखा ही नहीं था। ये देखते ही इनके मुंह लटक गए। किसी ने हमारे लिए खाना रखा ही नहीं। फाबिया डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर ढह गई तो बहराम ने जल्दी से कहा, चलो शोहर की खिदमत करो और जल्दी से मेरी भूख मिटाओ।
मुझे कोई खाना वाना बनाना नहीं आता, इसने हाथ नचाकर कहा तो बहराम कहने लगा, ख्वाबी तुम कितनी फूहड़ हो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में सुबह आप मेरी तारीफ के फूल झाड़ रहे थे मुझ पर। इसने आंखें सुकेड़ कर पूछा तो बहराम ने ड्रामाई अंदाज में कहा, इंसान को कभी कभी झूठ भी बोल लेना चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। तो क्या वो झूठ था? वो एकदम इसके सामने आ गई। वो जो आटे का डब्बा उठाने लगा था, इसके यूं सामने आने से तवज्जो वहाँ से हटी और आटा इसके सर पर आ गिरा। ओह, ये क्या हो गया? ख्वाबी ने हैरत से कहा और फिर आटे से नहाए बहराम का हफ्की से भरपूर चेहरा देखकर हंस पड़ी। आई एम सॉरी, रियली सॉरी बहराम, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। फाबिया का कहना था कि बहराम ने बाकी मानंद आटा इसके सर पर उंडेल दिया। इसकी हंसी को एकदम ब्रेक लगी। अब तुम भी काफ़ी खूबसूरत लग रही हो, ये क्यों किया आपने? इसने होंठ बाहर निकाल के लिए और आंखों में सदमा धराया तो बहराम ने जल्दी से कहा, अब रोना मत वरना मैं मनाऊंगा नहीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो ज़यान था। फाबिया कुछ कहने लगी कि इसे देखकर चुप हो गई और फिर नवाल इसके पीछे आई। तुम अंदर आ चुके हो ज़यानू, ये आप लोगों के चेहरे इतने नूरानी क्यों हो रहे हैं कि नूर बाहर टपक रहा है? ज़यान ने दांत निकालकर पूछा तो फाबिया बहराम की तरफ देखते हुए तरह कर बोली, ये नूर नहीं आटा है गोचू। अम्मी को उठाऊं क्या? ज़यान वापस पलटने लगा तो बहराम ने इसे रोक लिया। खबरदार जो किसी को भी उठाया तो, बल्कि एक काम करो, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ वरना तुम्हारी भाभी तो आज मुझे भूखा मारेगी। मैं भी भूखी हूँ। इसने मुंह बनाया तो ज़यान आवाज़ से बुलंद बोलते बाहर निकल गया। दो भूखे एक दूसरे की भूख मिटाने की तगो-दो करते घर का नुकसान कर बैठे। तुम्हें जो कहा है वो करो। पीछे से बहराम ने हाँक लगाई।